राजनीति भी बड़ी अजीब चीज़ है दोस्तों। कहीं राजनीति जनहित के लिए की जाती है, कहीं अपने हित के लिए की जाती है। अलग अलग अंदाज, अलग अलग पैंतरे बदलते रहते हैं। राजनीति की परिभाषा भी बदल जाती है। कुछ राजनीतिक परिभाषा पहले क्या थी और कौन सी सदी में क्या थी और आज क्या है, उसी पर चर्चा करने के लिए एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो उत्तराखंड की राजनीति में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। मैं आपसे रूबरू कराता हूँ, अपने सहयोगी से कहूँगा ज़रा उनको दिखाएं। कुंवर जुपेंद्र सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। कुंवर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। कुंवर साहब, क्या कुछ लगता है कि राजनीति के अंदर जो ये दौर बदल रहे हैं, कुछ डेफिनेशन बदल गई है या लोगों के रुझान बदल गए? देखिए, जब से 2014 से जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा चेहरा बदल दिया है हिंदुस्तान की राजनीति का। मध्यम वर्ग, निर्बल वर्ग और निर्धन वर्ग की जिस तरह से राजनीति को आगे ले जाने का प्रयास किया गया और ईमानदारी से सभी वर्गों के अधिकारों की बात आज भारतीय जनता पार्टी के मंच पे होने लगी है, तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा अच्छा संकेत है और इसका पूरा क्रेडिट हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, जिन्होंने देश को जगाया और निर्धन वर्ग, निर्बल वर्ग और मध्यम वर्ग के जनहित की राजनीति को इस मुकाम पर पहुंचाया। इसकी आज पूरे विश्व में तारीफ हो रही है और निश्चित तौर पर इसे देखते हुए भारत का भविष्य सुखद है। अच्छा, जनता कैसे माने, जनता क्यों माने कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है? हालांकि इससे पहले भी आपने राजनीति में रहते हुए अलग अलग मुद्दे उठाए हैं। अब क्या नया इशू है जबकि पूरे विश्व के अंदर एक महामारी का दौर है? सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संदेश हम आपके माध्यम से पूरे देश और प्रदेश को देना चाहेंगे कि देखिए, कोरोना संक्रमण एक जानलेवा संक्रमण है और इस जानलेवा संक्रमण से बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय से लॉकडाउन की घोषणा करके भारतवासियों के जान माल की एक बहुत बड़ी सुरक्षा की है। तो हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के इन कथनों पे ध्यान दें, उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, साबुन से हाथ धोते रहें और जितना हो सके बाहर निकलने से बचें, क्योंकि आने वाले 2 महीने बहुत ही एहतियात के हैं। हमें अपनी जान माल की सुरक्षा करनी पड़ेगी। अब आते हैं हम दूसरे मुद्दे के ऊपर। आज जनता को ये विश्वास होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से जनहित की राजनीति और जनता के मुद्दों और जनता की सुरक्षा को लेकर चिंता कर रहे हैं और उनका जितना हर संभव प्रयास है वो प्रयास करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज पूरे विश्व में जनता के आइकॉन बन चुके हैं और भारत की जनता उनके कहे हुए कथनों का बहुत सम्मान करती है और उसका पालन करने से पीछे नहीं हटती। अच्छा, आपने कही कि हालांकि पीएम साहब ने पहले भी कुछ अपीलें की, लोगों ने मानी भी, तो क्या पूरे कारकुन, पूरे कार्यकर्ता उन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं? सच्चाई बताइएगा। देखिए, 2014 से जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और उन्होंने पूरी तरह से राजनीति को बदलने का और एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह की मुहिम को आगे ले जाने का काम किया है, तो आप देखेंगे कि कोई भी 2014 से लेकर आज तक कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ और पूर्ववर्ती सरकारों के समय में हुए भ्रष्टाचार और उन भ्रष्टाचारी चेहरों को कहीं ना कहीं देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब अगर हम बात करें तो हम कोई भी देश, माननीय प्रधानमंत्री जी सबको बदलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सोच एक कॉमन आदमी के यहाँ होती है और उस कॉमन आदमी से ही नेतृत्व निकलता है और वहीं से जनता का नेतृत्व करने वाले लोग निकलते हैं। तो ये थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आज काफी प्रतिशत एक ईमानदारी की राजनीति और जनहित की राजनीति को मुकाम मिल चुका है और शायद यही कारण है कि आज हम सब लोग बैठ के यहाँ इस चैनल के माध्यम से इस पर चर्चा कर रहे हैं। कौन साहब, मैं अगर इस बात को कहूँ कि आपने एक मुहिम चालू की है और फौरन ही आपको एक ऐसी रस्सी के थ्रू जो है ना कमज़ोर कर दिया जाता है कि शायद वो टूटने भी वाली है, लेकिन हिम्मत नहीं हारते आप, वाहिगुरु का साथ आपके साथ है। तो क्या लगता है कि इस राजनीति के बदलते दौर में आपको कुछ लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं या आपकी मुहिम कहाँ तक मकाम पर पहुँचेगी या नहीं? देखिए, राजनीति में ये शुरू से होता है और हम ही नहीं, जो भी राजनीति में जनहित के मुद्दे उठाएगा तो हो सकता है कि वो पार्टी के अंदर किसी को अच्छा लगे, किसी को ना अच्छा लगे।
और जब तक ये देखिए, आज लाखों अभिभावकों का मसला था कि 3 महीने की फीस माफी, क्योंकि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक तौर से एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आने लगी है अब इस 1.5 महीने के दौरान। तो हमने पूरी तरह से, जब हमारे तक ये संदेश आने लगे, हमने देखा कि ये बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है फ्यूचर में, तो हमने पूरी तरह से पहले संगठन के सामने ये प्रक्रिया रखी, अपनाई। हम बिल्कुल प्रक्रिया अपना के चले, हमने संगठन के सामने ये मुद्दा रखा, संगठन के सभी पदाधिकारियों को लिखित में भी दिया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी ये मुद्दा लाए और उन्हें भी लिखित में दिया। और जो चीज हम करते रहे वो साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने भी ले जाते रहे, ताकि एक पारदर्शिता बनी रहे। अगर किसी मुद्दे के ऊपर हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो जनहित का मुद्दा है, जनता की मांग है, तो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों ने सराहा, चाहे हमारे आरएसएस के दिग्गज हों या पार्टी के हमारे सीनियर नेता हों, सभी लोग संपर्क में रहते हैं, तो बहुतों ने सराहा। हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज अखरी हो, तो हमने उनसे भी अपील कही कि ये वक्त है स्वार्थों से ऊपर उठ के, अपने जो व्यक्तिगत स्वार्थ हैं या अपने जो बिजनेस के स्वार्थ हैं उनसे ऊपर उठ के काम करने का। 3 महीने की फीस माफ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और हम तो शौक तब लगा हमें कि जब हमने देखा कि हमारे प्रदेश में पिछले 20 सालों से फीस एक्ट ही नहीं बना है और एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल पॉलिसी की बहुत बड़ी कमी है। तो क्या ये हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं बनता था कि अपने संगठन और अपने पार्टी के संज्ञान में ये चीजें लाएं? और बुरा इसलिए भी लगा कि देखिए, हिमाचल में भी आज बीजेपी की सरकार है, हिमाचल में भी आज हम ही लोगों की सरकार है, और वहां कितनी अच्छी फीस पॉलिसी है, कितना अच्छा एजुकेशनल एक्ट है, और हिमाचल को देखकर अन्य प्रदेशों ने भी उसे अपनाया। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर हमने संगठन के सामने गए, और अगर संगठन के सामने सही चीजों को ले जाना, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सही तथ्यों को ले जाना अनुशासनहीनता है, तो फिर इसके बारे में हम इतना ही कहेंगे कि हमारे लिए जनहित की राजनीति प्रिय थी और मरते दम तक रहेगी। अच्छा, एक सवाल है ना कभी कभी जहन में आता है, क्योंकि आप आपकी सरकार के वरिष्ठ, आप फिर भी न्यायालय की शरण जाना पड़ गया आपको। देखिए, जब हम किसी जनहित के मुद्दे के ऊपर काम करते हैं और जब हमने पूरे प्रयास कर लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी लेके आ गए, संगठन के भी संज्ञान में लेके आ गए, तो फिर जनता की इस मांग को के प्रति ईमानदारी और निष्ठा से इसे आगे ले जाने के लिए लास्ट में हमारे लिए न्यायालय ही होता है सबके लिए। तो न्यायालय किस काम के लिए बना है? न्यायालय इसी काम के लिए तो बना है कि जब आपको कहीं से भी न्याय ना मिले तो वो न्याय हासिल करने के लिए आप न्यायालय की शरण में जाएं। तो निश्चित तौर पर जब जनता न्यायालय की शरण में जाती है तो न्यायालय न्याय करता है। चलिए, मेरा एक सवाल और आपसे, आप राजनीति करते हैं किसी प्रिय को खुश करने के लिए या जनता को खुश करने के लिए? हमारी राजनीति आप पिछले इतने वर्षों से देख रहे हैं, हमारी राजनीति मात्र और मात्र जनता के और प्रदेश के हित की है। समाज हित की राजनीति, मुद्दों की राजनीति प्रदेश को आगे ले जाएगी, और जिस दल में हम रहेंगे उस दल के लिए काम करना ईमानदारी से, ये हमारा काम होना चाहिए, जो हम बखूबी करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संदेश को हम पूरे देश में और प्रदेश में वासियों के सामने ले जाते रहे हैं और भविष्य में भी ले जाते रहेंगे। और जिस तरह से हम स्वेच्छा से हमने 2014 के बाद भाजपा के कामों को देखकर और माननीय मोदी जी के कामों को देखकर ये निश्चय करा कि बाकी का जीवन भारतीय जनता पार्टी के नाम और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम, हम उस पर अडिग हैं। लेकिन समाज हित और जनहित को लेके ही हम इस आगे जाएंगे। इससे हमारा समझौता करने का कोई मकसद नहीं है और ना ही किसी अच्छे राजनीतिज्ञ को ऐसा करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यही संदेश है। अच्छा, एक आखिरी सवाल हो है, आपने काफ़ी कुछ संघर्ष किए, कुछ बहुत से ऐसे मुद्दे भी उठाए, ये तो फिलहाल एक बर्निंग इशू है और इशू में आप लोगों के साथ जो है ना काफ़ी कुछ लोग भी हैं, हम भी इसी ख्याल से आए हैं, हमारा चैनल भी इसीलिए आया है कि आप जनहित के मुद्दों के साथ जुड़े, हम भी आपके साथ हैं। तो जो पुरानी एक समस्याएं थी, जो एक मुद्दे आपने उठाए थे, क्या अब उनको भी आप साथ लेके चलेंगे? देखिए, जितने भी पुराने मुद्दे उठाए तो उन मुद्दों के ऊपर निश्चित तौर पर काम हुआ, लोगों को उस पर राहत मिलती है। ज्ञान गोदड़ी का, बिल्कुल, ज्ञान गोदड़ी साहब का एक मुद्दा था, वो भी पूरा संज्ञान में है शासन के भी, और उस पर भी शासन काम कर रहा है, सरकार काम कर रही है। सरकार ने उसमें वादा भी किया है कि बहुत जल्दी उसे हल करा जाएगा। या आप बाकी और मुद्दों की बात करें, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम बोलते रहे हैं, या हम अतिक्रमण के नाम पर
अधिक्रमण के नाम पर अधिग्रहण को लेकर हमने मुद्दा उठाया, तो निश्चित तौर पर उस मुद्दे को भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में संज्ञान में लाया गया। या और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे मान लीजिए अभी छात्रवृत्ति को लेकर एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में भी उसके ऊपर कार्रवाई हुई, उत्तराखंड में भी उसके ऊपर कार्रवाई हुई, और भविष्य में इस तरह के घोटालों में राजनीतिक लोगों की भूमिका बिल्कुल जीरो हो जाए, इसके ऊपर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। और निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि आने वाला भविष्य सुखद होगा, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति होगी और जनहित की राजनीति को निश्चित तौर पर हर मंच पे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। कुंवर साहब, लाखों परिवार की उम्मीदें इस मामले में आप पर टिकी हुई हैं, सोच समझकर अपील कीजिएगा उनके लिए। उत्तराखंड के लाखों अभिभावकों से एक निवेदन है कि आपकी इस पीड़ा तक सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना हमारा काम था, और हम निश्चित तौर पर वहां तक आपकी पीड़ा ले जाने में कामयाब हुए हैं। शिक्षा नीति के अंदर बदलाव बहुत ही लाजमी है, और ये आपका अधिकार है। अगर आपकी जेब कट रही है, ज़रूरत से ज़्यादा फीस आपसे वसूली जा रही है, किताबों, ड्रेस और अन्य सामग्री के नाम पर बार बार आपकी जेब कर कैंची चलती है, तो आप सब लोगों को उठ खड़े होना होगा और अपने अधिकारों के लिए जागरूक करना होगा, जागरूकता लानी होगी। और हम पूरी ईमानदारी निष्ठा से आपके इस मुद्दे के साथ हैं, और जब तक इसका हल नहीं निकल जाता, अच्छी शिक्षा नीति और फीस एक्ट के ऊपर काम नहीं शुरू हो जाता, निश्चित तौर पर हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ इसी तरह से आवाज उठाते रहेंगे और जनहित की राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास ईमानदारी से करते रहेंगे। थैंक यू सर। तो चलिए, मैंने बातचीत की कुंवर जसविंदर साहब से, जो है ना, हालांकि इससे पहले भी काफ़ी कुछ इनके संघर्ष रहे, मैंने देखे भी हैं इनके संघर्ष। जिस चीज़ को उठाया, जिस मुद्दे को उठाया है, काफ़ी हद तक उसको पूरा भी किया है, लगातार संघर्ष भी किया है। और मैं नेशन वन की तरफ से सभी अभिभावकों से एक अपील भी करना चाहूँगा कि इस संघर्ष में एक साथ आप जुटें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आती है कॉम्प्लेक्स की, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को ढूंढ के, इस कॉम्प्लेक्स को आप जो है ना अपने अंदर से निकाल के आप यहाँ तक सोचिए कि आपका अपना बच्चा कहीं जिस कॉम्प्लेक्स के शिकार आप हो रहे हैं, उस कॉम्प्लेक्स का शिकार वो बच्चा ना हो, ताकि उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब कहीं ना कहीं होती है जब बच्चे के अंदर ये सब चीज़ें आ जाती हैं कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है। तो लगातार मिलजुल कर इस संघर्ष को कीजिए, हमारा भी यही प्रयास है। और कुंवर जसविंदर साहब ने भी ये लगातार पर इसके बाद भी आते रहेंगे और आपसे रूबरू भी होते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।